हर हर महादेव। आपका स्वागत है हमारे चैनल आरटी कैंपस पे। आज हम लोग पीछे जितना भी सेल बायोलॉजी का हम लोग आई थिंक पीछे ख़त्म किए थे, उसके बाद का आज पढ़ेंगे। पीछे हम लोग पिछला क्लास हम लोग का प्लास्टिड का था, तो प्लास्टिड लेक्चर देख लीजिएगा। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है राइबोसोम। राइबोसोम बोलिए, राइबोसोम बोलिए, कुछ भी बोलिए, सब चलता है। राइबोसोम के बारे में पढ़ते हैं। राइबोसोम जो है ना, एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है जॉर्ज पैलेड। ये साइंटिस्ट 1953 में इसको डिस्कवर किए। कब डिस्कवर किए? 1953 में। ये क्या देखते हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर हमको दिखा सेल के अंदर जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं था। कुछ स्ट्रक्चर दिखा जिसके ऊपर हमारा मेम्ब्रेन नहीं था। मतलब राइबोसोम जो होता है वो मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल है। मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल। दूसरा क्या देखते हैं, ये देखते हैं कि अगर राइबोसोम को हटा दें हम सेल से, अगर राइबोसोम को हम सेल से हटा दें, राइबोसोम का काम बंद हो जाता है। सेल का काम बंद हो जाता है। तो क्या मतलब हुआ इसका, जरा सोच के देखिए। अगर बाइक से हम इंजन निकाल दें, अगर कार से हम इंजन निकाल दें तो काम करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब राइबोसोम जो होता है वो इंजन ऑफ द सेल है। इंजन ऑफ द सेल है, मतलब सेल का ये इंजन है, सेल का ये कोर है। अगर राइबोसोम गई सेल का मतलब लग गया बढ़िया से। अगला, चूंकि ये ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं है, तो सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया कि ये मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि ये स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है। कैसा होता है? स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है। अगला पॉइंट इसका ये होता है, इसको एक और चीज़ बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल। ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल, ऑर्गेनल के अंदर एक ऑर्गेनल, ठीक है, बोल देते हैं। जैसे उसमें क्या बोले थे, सेल विद इन सेल किसी को बोले थे। ऐसे ही जो सबसे मेन है इसका याद करना वो समझिएगा। राइबोसोम जो होता है ना, वो दो चीज़ से मिलकर बना होता है। एक तो होता है इसमें न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा चीज़ जो इसमें होता है वो होता है प्रोटीन, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड में जो इसमें मिलता है वो होता है आरएनए। क्या होता है? आरएनए। मतलब राइबोसोम किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। राइबोसोम जो होता है एक काम करता है, ये डीएनए से आरएनए बनता है, इसको तो बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से बनता है प्रोटीन। आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। ये दोनों तो हमारा न्यूक्लिक एसिड है। चलिए, कोई मामला खत्म हो गया इसका। आरएनए और प्रोटीन का मिलकर बना होता है। ये जो प्रक्रिया है ना आरएनए से प्रोटीन बनने का, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसलेशन। और बिना राइबोसोम के, किसके? बिना राइबोसोम के ट्रांसलेशन एक कदम नहीं बढ़ सकता है। तो राइबोसोम को एक और चीज बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल क्यों बोले? क्योंकि डीएनए से आरएनए बना, इसमें राइबोसोम का कोई योगदान नहीं है। लेकिन जैसे ही आरएनए से प्रोटीन बना, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन बिना राइबोसोम के एक कदम भी नहीं चल सकता है। चूंकि बिना राइबोसोम के ट्रांसलेशन एक कदम भी नहीं चल सकता है, इसलिए राइबोसोम को क्या बोल देते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो राइबोसोम में हम लोग 4 पॉइंट पढ़े। सबसे पहले तो जॉर्ज पैलेट साहब 1953 में इसको खोजे। दूसरा पढ़े ये इंजन होता है सेल का, इंजन ऑफ द सेल। तीसरा पॉइंट पढ़े कि ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है। और सबसे पहला पॉइंट तो यही पढ़े थे कि इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है। अगला पॉइंट पढ़े कि इसको ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल कहते हैं। और चौथा पॉइंट पढ़े कि इसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि राइबोसोम का सबसे बड़ा योगदान होता है ट्रांसलेशन में, ठीक है। और ट्रांसलेशन में क्या बनता है? हमारा प्रोटीन बनता है। ये खुद भी प्रोटीन से बना हुआ है और आरएनए से बना हुआ है। ये जो कर रहा है वो देखिए, आरएनए को प्रोटीन में बदलने का भी काम कर रहा है। जो हमारा अगला, हाँ, और 1-2 पॉइंट और देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। राइबोसोम जो है मेमेलियन आरबीसी को छोड़ के, किसको छोड़ के? मेमेलियन आरबीसी में एब्सेंट होता है, बाकी हर सेल में प्रेजेंट होता है। मेमेलियन आरबीसी को छोड़ के बाकी हर सेल में राइबोसोम प्रेजेंट होता है। मेमेलियन आरबीसी में एक और चीज़ एब्सेंट पढ़ाए थे, याद करिए। याद आ जाए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, पीछे वीडियो लेक्चर में डाला हुआ है। तो मेमेलियन आरबीसी में राइबोसोम एब्सेंट होता है। चूंकि राइबोसोम ट्रांसलेशन में हेल्प करता है, इसलिए राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। फैक्ट्री क्यों बोल रहे हैं? प्रोटीन फैक्ट्री क्यों बोल रहे हैं? वो उसका रीजन है ट्रांसलेशन में सहायता करना। हम पुलिस ट्रैफिक ऑफ द सेल बोले थे गोल्जी बॉडी को, कुछ याद है? अब देखते हैं। चूंकि हमारे पास सेल 2 है, कितना सेल है? 2। उससे पहले एक यूनिट समझते हैं। एक यूनिट होता है एस,
एस को बोलते हैं SVEDRG शेप्ड यूनिट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ये क्या होता है? ये एक ऐसा यूनिट है जो हमको इनडायरेक्ट मेजरमेंट करता है साइज का। किसका मेजरमेंट करता है? साइज का और वेट का। साइज का और वेट का। एक बार और शेप्डबर्ग, अरे कुछ भी था, मतलब सेडिमेंट प्रोनाउंसिएशन फंसता है कभी कभी, अब सबसे सब थोड़ी हो जाता है। एस जो है वो एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट है साइज और वेट का। मतलब हम राइबोसोम को, ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़ा है सबसे स्मॉलेस्ट होता है, ऐसा तो नहीं सेल लिए बेटा सेल आ जाओ, सेल आ गया, बोले राइबोसोम आ जाओ, आ गया मेरे हाथ में, अब उसको हम रख लिए तराजू पर, इधर रख लिए बटखारा बोलते हैं जो वेटिंग करने का, रख दिए, अब वेट कर रहे हैं, हाँ सर 2 किलो राइबोसोम हो गया, 3 किलो नहीं। राइबोसोम इतना छोटा होता है कि उसके लिए यूनिट ही बनाना पड़ा। जो यूनिट बनाए उसको एस यूनिट सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या ये वाला बोलते हैं। ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है किसका? साइज और वेट का। अब हमारे पास सेल कितने प्रकार के हैं? 2। हमारे पास सेल कितने प्रकार के हैं? 2, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। अगर सेल 2 प्रकार के हैं तो हमारे पास राइबोसोम भी कितने प्रकार के होंगे? 2। जो प्रोकैरियोट में राइबोसोम मिलता है उसको बोलते हैं 70S। अब ये मत पूछिएगा कि ये एस क्या है, एस इसका यूनिट है जो इनडायरेक्ट मेजर करता है साइज और वेट को। और यूकैरियोट में जो राइबोसोम मिलता है वो होता है 80S। ठीक है सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे समझते हैं। राइबोसोम जो होता है ना, जो राइबोसोम होता है वो 2 यूनिट से मिलके बना होता है। जो उसमें बड़ा यूनिट होता है उसको बोलते हैं लार्जर सब यूनिट, और जो उसमें छोटा यूनिट होता है उसको बोलते हैं स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, तो मतलब अगर हम एक राइबोसोम को लें, उसको तोड़ें, तो वो कितने भाग में टूट जाएगा? 2 भाग में। एक तो उसका बड़ा वाला भाग होगा जिसको बोलेंगे लार्जर सब यूनिट, और एक उसका छोटा वाला भाग होगा जिसको बोलेंगे स्मॉलर सब यूनिट। कहना क्या चाह रहे हैं वो देखिए। सेल 2 प्रकार का है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में 70S, यूकैरियोट में 80S। तो ये जो 70S 80S है ना, ये 2 भाग में टूटेगा। कितने भाग में टूटेगा? 2। एक बनेगा लार्जर सब यूनिट और एक बनेगा स्मॉलर सब यूनिट। तो जैसे देखिए इसमें 50S बनता है लार्जर सब यूनिट और 30S बनता है स्मॉलर सब यूनिट। इसमें 60S बनता है लार्जर सब यूनिट और 40S बनता है स्मॉलर सब यूनिट। 50, 30, 80 होता है लेकिन 70 है, 60, 40, 100 होता है लेकिन 80 है। आगे ये तो हो गया लार्जर सब यूनिट और ये हो गया स्मॉलर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट। अब एक आयन होता है मैग्नीशियम। अगर हमको मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन 0.001, 2 0 2 पावर पे है प्लस, ऐसे याद रखिएगा। अगर इतना कंसंट्रेशन के आसपास है ना, तो ये लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट मिलके बना देता है राइबोसोम। क्या बना देता है? राइबोसोम। एक बार और, अगर हमारे पास मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन इसके आसपास है ना, तो लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट मिलकर क्या बना देता है? राइबोसोम। अगर इससे कम हो जाएगा ना, तो ये राइबोसोम टूट जाता है, इस दोनों यूनिट में टूट जाता है। लेकिन अगर मैग्नीशियम कंसंट्रेशन इसके आसपास आ गया ना, तो ये राइबोसोम डाइमर बना देता है। क्या बना देता है? डाइमर। डाइमर मतलब क्या होता है कि 70S भी एक बार जुड़ जाएगा और 80S भी जुड़ जाएगा। मतलब ये दोनों भी अटैच हो जाता है और ये दोनों भी अटैच हो जाता है, जबकि इस दोनों को जुड़ना नहीं चाहिए था 70, 80 को। ठीक है ना। ये कब हो रहा है? जब मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन आ रहा है 0.01 के आसपास, और जब मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन अच्छा इस दोनों में बड़ा कौन है? जाहिर सी बात है ये बड़ा है। अब ये कोई मत पूछेगा सर ये ना बड़ा होगा, नहीं ये बड़ा है। तो मतलब मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो हमारा डाइमर फॉर्म होगा, और मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन इसके आसपास रहेगा तो हमारा एक राइबोसोम मिलेगा, और मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन घटेगा तो ये टूट जाएगा। किस में? स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट में। तो हम क्या किए? मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन कम कर दिए। मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन कितना से कम कर दिए? 0.001 से कम कर दिए। अच्छा ये सब लिखते चलिएगा। जब हम मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन 0.001 से कम कर दिए तो ये राइबोसोम क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो 70S टूट गया 50S और 30S में, 80S टूट गया 60S और 40S में। हम बोले कि इतना पर नहीं रुकेंगे, इसको और तोड़ो। जब हम इसको और तोड़ते हैं तो हमको पता चलता है 50S टूटता है 2 भाग में, 23S और 5S में, और ये 30S टूटता है 1 भाग में जो होता है 16S। हम बोलते हैं 60S को भी तोड़ो, तो बोलता है 60S टूटेगा 3 भाग में, 28S, 5.8S और 5S, और 40S टूटता है 18S में। याद करने का तरीका देखिए, 8 सिर्फ आएगा 8 के साथ,
इसमें 8 कहीं भी नहीं है, और जो एक चीज़ कॉमन है वो है 5s। 5s क्या है? कॉमन। इस कॉमन होने के कारण ही हमको पता चलता है कि यूकैरियोट प्रोकैरियोट से आया है। ये जो 5s है ना, ये हमको सबूत देता है कि यूकैरियोट जो है ना किससे आया है? प्रोकैरियोट से। क्यों? क्योंकि देखिए 5s इधर भी है और 5s इधर भी है, बाकी सब अलग है। इसमें 80s है तो इसका जितना भी सब यूनिट है देखिए सब में 8 है, 28, 5.8 और 18। इसमें देखिए 8 वाला नहीं है तो इसमें 8 कहीं नहीं है, 5 कॉमन है, दोनों में याद रखना है। तो इस प्रकार से राइबोसोम क्या होता है? टूटता है। इसको तोड़ने के लिए हमको मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन इससे नीचे ले जाना पड़ा, और अगर इसको हमको मान लीजिए इसको जोड़ना है तो इसके आसपास लाएंगे। मान लीजिए इस 80 को भी 80 के साथ जोड़ देना है तो इसके आसपास लाएंगे। ठीक है। एक शब्द होता है पॉलीसोम या अर्गोसोम। क्या होता है? पॉलीसोम, अर्गोसोम, या इसी को बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम। ये क्या होता है वो सुनिएगा। देखिए एक डीएनए है, इस डीएनए से बनाते हैं हम एमआरएनए। जब आरएनए पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे आरएनए 3 प्रकार का होता है, आर, टी और एम। एमआरएनए बनाते हैं, ये मैसेंजर है, मैसेंजर आरएनए। यही हमको मैसेज देता है डीएनए का प्रोटीन के फॉर्म में, और इस एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। मान लीजिए ये एक एमआरएनए है, अगर एक एमआरएनए पे एक ही राइबोसोम है, लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट इस प्रकार से, एक ही राइबोसोम है, ये यहाँ से यहाँ मूव किया और प्रोटीन बना दिया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक एमआरएनए पे एक साथ कई राइबोसोम हैं, एक साथ कई राइबोसोम है, मतलब राइबोसोम का नंबर 1 से ज़्यादा है, तब इसी को बोलते हैं पॉलीसोम, अर्गोसोम या पॉलीराइबोसोम। अब बताइए प्रोटीन किस में ज़्यादा बनेगा? इस केस में ज़्यादा बनेगा या इस केस में ज़्यादा बनेगा? जाहिर सी बात है पॉलीसोम, अर्गोसोम या पॉलीराइबोसोम। तो पॉलीसोम, अर्गोसोम, पॉलीराइबोसोम सामान्यतः उस सेल में मिलता है जो सेल प्रोटीन फैक्ट्री में ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। तो हमारा राइबोसोम हो गया ख़त्म। अब हम लोग एक और टॉपिक ले लेते हैं इसी के साथ, छोटा छोटा टॉपिक है, समझ में आ रहा है? अब देखिए एक शब्द होता है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन, साइटो मतलब सेल, स्केलेटन मतलब ढांचा। ऐसा प्रोटीन का फिलामेंटस नेटवर्क, ध्यान से सुनिएगा, शंभु, प्रोटीन का ऐसा फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो सेल के अंदर मिले और सेल को मोटिलिटी प्रदान करे, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करे, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करे और एंडोस्केलेटन की तरह काम करे। मतलब सेल को मैकेनिकल सपोर्ट ही प्रदान करे। मोटिलिटी मतलब होता है आना जाना, मैकेनिकल सपोर्ट, और सेल के ऑर्गेनल को मूवमेंट, और सेल ऑर्गेनल को मूवमेंट में काम करे, उसी को बोलते हैं साइटोस्केलेटन। एक बार और सुनिएगा, साइटोस्केलेटन प्रोटीन का ऐसा फिलामेंटस नेटवर्क है जो सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल को मूव करने में सहायता करता है, साथ में मोटिलिटी प्रदान करता है सेल को, साथ में मैकेनिकल सपोर्ट देता है सेल को। तो हम बोले कि ये बताओ साइटोस्केलेटन है कितने प्रकार का? तो हमको पता चलता है साइटोस्केलेटन 3 प्रकार का होता है। पहले साइटोस्केलेटन को बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल, और एमटी से दर्शाते हैं। दूसरे साइटोस्केलेटन को बोलते हैं माइक्रोफिलामेंट। क्या बोलते हैं? माइक्रोफिलामेंट। और तीसरे साइटोस्केलेटन को बोलते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट फिलामेंट। साइटोस्केलेटन कितने प्रकार का हो गया? 3। अब माइक्रोट्यूब्यूल देखते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल जिस प्रोटीन का बना होता है उसको बोलते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? ट्यूबुलिन। माइक्रोफिलामेंट बना होता है एक्टिन प्रोटीन का। किस प्रोटीन का? एक्टिन प्रोटीन का। और इंटरमीडिएट फिलामेंट बना होता है प्रोटीन का नाम नहीं है इसमें, एक कई सारे प्रोटीन से मिलकर बनता है जो एसिडिक नेचर का होता है। अब देखिए माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है ना, सबसे पहले तो ये हॉलो होता है। हॉलो मतलब ऐसे पाइप की तरह। दूसरा हेट्रोडाइमर होता है। अब ये हेट्रोडाइमर क्या होता है वो दिखाते हैं आपको। हेट्रोडाइमर होता है, क्या कहने का मतलब है वो देखिए। ट्यूबुलिन प्रोटीन 2 प्रकार का है, अल्फा और बीटा। अल्फा पे मान लीजिए प्लस, बीटा पे मान लीजिए माइनस, मान सकते हैं। ये क्या करता है? कैल्शियम के प्रेजेंस में और जीटीपी के प्रेजेंस में, जीटीपी एक एनर्जी करेंसी है एटीपी की तरह, सब पढ़ाया जाएगा। अल्फा और बीटा
कैल्शियम और जीटीपी के प्रेजेंस में अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा की फॉर्म में जुड़ जाता है। इसी को बोलते हैं हेट्रोडाइमर। हेट्रो मतलब होता है अलग अलग। डाइमर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दो अलग 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 सीक्वेंस में आ रहा है बार बार, तो इसलिए बोल रहे हैं इसको हेट्रोडाइमर। और जब इसको बनाते हैं ना तो ये एक ऐसे पाइप नुमा स्ट्रक्चर बनता है जिसका डायमीटर लगभग 25 नैनोमीटर होता है। कितना होता है? 25 नैनोमीटर। ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का, ये हॉलो होता है, हेट्रोडाइमर होता है। अल्फा बीटा दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो कैल्शियम और जीटीपी के प्रेजेंस में इस प्रकार से बनाते हैं। इसका काम, इसका सबसे पहला काम होता है सीलिया और फ्लैजिला का बेसल बॉडी बनाना। सीलिया और फ्लैजिला का बेसल बॉडी, जस्ट इस टॉपिक के बाद हम पढ़ाएंगे सीलिया फ्लैजिला, आप उसमें देखिएगा कैसे। दूसरा काम, सेल ऑर्गेनल को मूव करना। सेल ऑर्गेनल को मूव करना मतलब सेल ऑर्गेनल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सहायता करना, क्लोरोप्लास्ट को छोड़कर। क्लोरोप्लास्ट में ये काम नहीं आता है। दूसरा है एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन जो होता है ना एक ही प्रकार का होता है। ये क्या होता है? एटीपी इसको देते हैं, ये एक्टिन प्रोटीन मान लीजिए, एटीपी जैसे ही देंगे ये एकदम जुड़ जाएगा। ये सॉलिड नेचर का होता है। दूसरा, ये सबसे ज़्यादा काम आता है हमको मस्कुलर कंट्रैक्शन में। किस में काम आता है? मस्कुलर कंट्रैक्शन में। मस्कुलर कंट्रैक्शन मतलब मांस के खिंचाव और रुकाव में, मतलब ऐसे ऐसे में जो मसल्स हो रहा है ना, पहले तन रहा है फिर लूज हो रहा है, फिर तन रहा है फिर लूज हो रहा है, उसको बोलते हैं मस्कुलर कंट्रैक्शन। तो एक्टिन प्रोटीन माइक्रोफिलामेंट बनाता है, ये सॉलिड होता है, मस्कुलर कंट्रैक्शन। दूसरा, ये साइक्लोसिस में काम आता है। साइक्लोसिस क्या होता है? सेल के अंदर कुछ मान लीजिए कुछ घुमाना है तो उसको बोलते हैं साइक्लोसिस। दूसरा, ये सोल जेल चेंज करता है। पहला लेक्चर मेरा सेल बायो का या बायोमोलिकुल्स का देखिएगा तो आपको ये चीज़ मिल जाएगा, सोल जेल क्या होता है। हमारा जो प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म है वो एक्चुअली इसी चीज़ से बना होता है, उसका नेचर सोल जेल जैसा होता है। तो दो काम हो गया, इसका कोई ज़्यादा मुख्य काम है नहीं। इंटरमीडिएट फिलामेंट सबसे टफेस्ट होता है। टफेस्ट मतलब सबसे हार्ड होता है। ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर से मिलता है और जो न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी देता है। पा मूवी देखे हैं? पा मूवी में उसका यही बेकार हो जाता है अमिताभ बच्चन जी का, जिसके कारण उसका न्यूक्लियस डैमेज हो जाता है, उसका एज फास्ट बढ़ने लग जाता है। तो उसमें जो चीज़ बेकार था वो क्या था? इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो साइटोस्केलेटन कितने प्रकार का हुआ? 3। अच्छा, सेंट्रियोल भी बनाता है ये 3, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। अपने को जो याद रखना है, माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन का बनेगा, हेट्रोडाइमर होगा और हॉलो होता है। माइक्रोफिलामेंट एक्टिन प्रोटीन का बनेगा जो होमोपॉलीमर होता है और सॉलिड होता है, जो मस्कुलर कंट्रैक्शन में सबसे ज़्यादा काम आता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट सबसे टफ होता है। बाकी पढ़ेंगे अपने लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।